बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जब हम पाक भारत एस्केलेशंस पे बात करते हैं, कशीदगी पे बात करते हैं, तो आज एक और ख़बर सामने आई है। वो ये है कि पाकिस्तान यानी पाक बहरिया ने भारत की एक आबदोज़ का सुराग लगा लिया जो कि पाकिस्तानी बहरी हदूद में मौजूद थी। और पाकिस्तानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो अमन की बात की जाती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत की इस आबदोज़ को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि अगर पाकिस्तान चाहता तो चूँकि ये आबदोज़ पाकिस्तान की बहरी हदूद में मौजूद थी, बहुत बआसानी इसको हदफ बनाया जा सकता था, इसे तबाह किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान अपना इमेज पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता, किसी सूरत भी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर कोई भी जंग मुसल्लत की गई तो उस जंग का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ख्वाह वो पाक बहरिया हो, वो पाक फ़िज़ाइया हो, वो पाक अफ़वाज हो, यानी कोई भी महाज हो, चाहे फ़िज़ाई महाज हो या वो बहरी महाज हो या बर्री महाज हो, पाक अफ़वाज इस बात की सलाहियत रखती है कि वह भारत के मज़मूम अज़ाइम का जवाब दे सकती है, बल्कि मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हालांकि पाकिस्तान की जो बहरी अफवाज है वो ये सलाहियत रखती थी कि वो अगर चाहे तो इस आबदोज़ को हदफ बनाया जाता, इस आबदोज़ को उड़ा दिया जाता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने जिस तरह का डिप्लोमेटिक इमेज इस वक्त कायम किया है और जिस तरह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर पीस की बात की जा रही है, तो उसको बरकरार रखते हुए एक दफ़ा फिर सिर्फ भारतीय आबदोज़ को यह पैगाम दे दिया गया कि इससे बेहतर है कि आपको उड़ा दिया जाए, आप हमारी बहरी हुदूद से बाहर निकल जाएं। बहरहाल नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा। सिंध असेंबली का इजलास अपोजिशन के एहतजाज के बाइस जुमरात तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन का दूसरे रोज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए एहतजाज। सिंध असेंबली इजलास। तहरीक इंसाफ ने सिंध में पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। अस्पतालों में अद्वियात की कमी, सूबे में बदअमनी, करप्शन और PSC चेयरमैन की अदम तकर्रुरी पर करारदाद जमा कराई गई। करारदाद पर अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत किए। सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर अपोजिशन अराकीन का अवामी तर्ज का इजलास। स्पीकर के फराइज MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने सरअंजाम दिए। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं 10 साल से एक जमात अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। भारत को समंदरी महाज पर भी नाकामी का सामना। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज़ का सुराग लगाकर पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज़ को निशाना नहीं बनाया गया। पाक बहरिया किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया हर लम्हा मुस्तैद और तैयार है। PSL मैच सिंध पुलिस, रेंजर्स और इदारों पर एतमाद का सबूत है। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। प्लान में तब्दीली मुमकिन है। 50 के करीब SPs तैनात किए जा सकते हैं। 800 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात की जाएंगी। एडिशनल IG कराची अमीर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG कराची अमीर शेख कहते हैं स्टेडियम को महफूज बनाने के लिए हमने रिहर्सल भी की है। CCTV कैमरे अपग्रेड हुए हैं। महकमा सेहत के इलेक्ट्रिक समेत तमाम इदारों से राब्ते में हैं। शटल सर्विस का एहतमाम होगा। टिकट और शनाख्ती कार्ड लाजमी होगा। जी नाज़रीन, ये हेडलाइंस आपने देखी। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध असेंबली में अपोजिशन के शोर शराबे के हवाले से। आज सिंध असेंबली में जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने एहतजाज किया। ख़ासतौर पर जो एहतजाज किया जा रहा है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से, जिस पे कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हक़ है, क्योंकि अपोजिशन जमातों का हक़ होता है। जिस तरह पंजाब में हमने देखा कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई, उसी तरह
सिंध असम्बली में ये हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM को हासिल है। हमेशा से सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से लैतुलाली का जो एक तर्ज अमल है वो इख्तियार किया जा रहा है। बात बात पे ये बात टाली जा रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि क्योंकि सिंध में बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, बदअमनी है, इसलिए जानबूझ के अपनी इन तमाम खामियों को छुपाने के लिए सिंध हुकूमत ये नहीं चाहती कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या MQM के हिस्से में आए, इसलिए लैतुलाली से काम लिया जा रहा है। बार बार इस इशू को मौखर कर दिया जाता है, इस पर बात नहीं की जाती। हम गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस मौजू पे एहतजाज भी देख रहे हैं और अब एहतजाज की सूरत यहाँ तक पहुँच गई है कि सिंध असम्बली की सीढ़ियों पर अवामी तर्ज का इजलास बुलाया गया आज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इन्होंने इस इजलास में हिस्सा लिया। ये अवामी इजलास दरअसल अलामती इजलास सिंध असम्बली की सीढ़ियों पर किया गया। एक खुशाइन बात यह है कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वफाक में इलाक़ी जमातें हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इलाक़ से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम व दायम है, लेकिन सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान जो है कोई बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नज़र नहीं आता। लेकिन आज ख़ास तौर पे एक खुशाइन अमर यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास की जो स्पीकरशिप है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन साहब को दी और इस सीढ़ियों पे होने वाले इजलास में जो है वो मोहम्मद हुसैन साहब ने उस इजलास की सदारत की या जो स्पीकरशिप है उसके फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ ये जो इत्तेहाद है या ये जो आपस में एक जॉइंट एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप तक है, इस एहतजाज तक है, या आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है मिलकर काम करते हैं। बहरहाल आज के इस इजलास में क्या हुआ, क्या वजूहात हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब। अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करना चाहेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और ये जो जिस तरह का इजलास बुलाया गया है क्या आइंदा भी इसी किस्म के इजलास बुलाए जाएंगे या क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज सिंध असम्बली का इजलास जुमरात तक के लिए इस एहतजाज के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। और जी, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान अली शाह जो कि यानी मेंबर सिंध असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम बुलंद साहब, जी बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इमरान साहब ये बताइएगा कि आज जो सिंध असम्बली में शोर शराबा हुआ, जो एहतजाज किया गया अपोजिशन की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से, इसके अलावा सिंध हुकूमत की यानी करप्शन कह लें आप, बैड गवर्नेंस कह लें, बदअमनी के हवाले से करारदाद भी जमा कराई गई, क्या कहते हैं सर, क्या वजूहात थी, क्या यही वजूहात थी एहतजाज करने की? बिल्कुल, हमने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और अवाम ने हमको ऐवान के अंदर बैठने के लिए वोट्स दिए हैं, उनको हमें बाहर बैठने, सीढ़ियों में बैठने के लिए नहीं दिया, मगर ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हमारी बस एक ही मुतालबा है कि हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल किया जाए। बात सारी ये है बुलंद साहब कि देयर इज़ ओनली रीज़न, एक ही रीज़न हो सकती है ना शामिल करने की, कि हम सब कुछ डिसाइफर करेंगे। इतने सालों की 10-11 साल की जो करप्शन रही है उसको डिसाइफर हो जाएगी। कोई और रीज़न मुझे बताइए कि क्या है, क्या ना देने की। तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल स्टेडफास्ट रहेंगे और हम अपना डिसीजन बिल्कुल भी चेंज, ऐसा नहीं हो सकता कि हम चेंज करें। हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर हमारे बिल्कुल मेंबर्स मौजूद होने चाहिए ताकि इतने सालों के जो हेरा फेरी हुई है पैसों की और जो पैसे नाजायज़ तौर तरीके से लोगों के टैक्स के पैसे खाएँ और उनको हज़म किया है, उसका एहतसाब देना ज़रूरी है। जी अच्छा इमरान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आगे का क्या लाएमल तैयार किया गया है? क्या इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मिलके ये इजलास सीढ़ियों पर चलाती रहेगी? क्या ये अलग से एक मस्जिद बना ली जाएगी? क्या किया जाएगा? आगे के लाएमल के हवाले से आगाह कीजिएगा।
देखें, हमारा आगे का लाएमल ये है कि हमें पीछे नहीं हटना है, हम आगे चलते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज आई सेड बिफोर, इज अ प्रोग्रेसिव मूविंग पार्टी, और हम एहतसाब के पीछे लगे रहेंगे और हम मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि हम पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपने मेंबर्स को शामिल करें। क्योंकि इसकी रीजन सारी ये है, ये भी मैं बात पहले बहुत सारे चैनल्स पे कह चुका हूं और आपके चैनल पे भी कहूंगा कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक करप्शन को, वेज एंड मीन्स ऑफ करप्शन को डिसाइफर नहीं किया जाएगा, जब तक इसको कहते हैं तब्दीली नहीं आएगी। इसको कहते हैं ना तब्दीली, और हमारा पार्टी का मोटो यही है, इंसाफ दिलाना और तब्दीली। हमें तब्दीली चाहिए, तब्दीली चाहिए, तब्दीली चाहिए। और खान साहब का जहाँ तक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम बिल्कुल भी सिंध में पीछे नहीं हटेंगे, और हम इंशाल्लाह जिन जिन लोगों ने, मैं नहीं कह रहा सब लोग इन्वॉल्व हैं, बट जो पॉलिटिशियंस, वो किसी भी पार्टी का हो, करप्शन के थ्रू गवर्नमेंट का पैसा लूटा है और उड़ाया है और जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सिंध असेंबली इमरान अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और जिस तरह इन्होंने ये कहा कि यानी ये एहतजाज कंटिन्यू करेगा जब तक कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नुमाइंदगी नहीं दी जाती, चेयरमैनशिप नहीं दी जाती, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और अब देखना ये होगा कि ये जो एहतजाज है जो कि किया जा रहा है सिंध असेंबली में, जिस तरह का शोर शराबा देखने में आ रहा है, इससे कबल सिंध असेंबली में एहतजाज तो हुआ है, लेकिन इस तरह सीढ़ियों पर बैठ के ये इस तरह का इजलास करना, ये एक नई मिसाल कायम हुई है। और अगर इसी तरह से ये मिसालें कायम होती रहीं तो लगता है कि अब सिंध असेंबली में 2 इजलास हुआ करेंगे। एक सिंध हुकूमत की यानी जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका इजलास हुआ करेगा जो कि ऐवान के अंदर हुआ करेगा, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जो इत्तेहादी जमातें हैं जो यानी कंबाइंड अपोजिशन का हिस्सा हैं, उनका एक इजलास हुआ करेगा। और कोई अच्छी रीत तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम इस हवाले से एक खुशाइन बात तो देखने में आई है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक पेज पे अपोजिशन कर रहे हैं। क्योंकि वैसे कराची में अगर देखा जाए तो कराची का मेजर मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, कराची का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, लेकिन आपस में एक दूसरे के मैंडेट मानने की जहाँ तक जब बात आती है तो कुछ आंखें चुरा ली जाती हैं। कोई भी पार्टी एक दूसरे का मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप मोहम्मद हुसैन साहब? जी आ रही है आवाज़ आपकी। ये बताइएगा सर कि आज सिंध असेंबली में अवामी तर्ज का इजलास हुआ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि अपोजिशन पार्टीज हैं, इनका इजलास था, जिसकी स्पीकरशिप आपको सौंपी गई। और ये खुशाइन बात समझी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी। क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे जो असेंबली की स्पीकरशिप जो मुझे दी गई, वो मुझे इस बुनियाद पर दी गई कि मैं अपोजिशन में तमाम एमपीज में सबसे ज्यादा सीनियर हूँ। मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं और 1992 से मैं एमपीए चला आ रहा हूँ। तो हमारी जितने भी अपोजिशन एमपीएस हैं, सबने ये कहा कि चूंकि मोहम्मद हुसैन भाई सबसे सीनियर हैं, लिहाजा मोहम्मद हुसैन भाई को ही स्पीकर का दर्जा दिया जाए। तो इस वजह से मैंने आज असेंबली हाउस के बाहर जो हमने अवामी असेंबली लगाई, उसका फिर एज ए स्पीकर फिर मैंने उसका चार्ज संभाला। अच्छा, तो ये बताइएगा सर कि क्या ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? मतलब वैसे जो है सिंध में खासतौर पे, हम वफाक की बात नहीं करते, अभी हम सिंध की बात करते हैं। और कराची की बात अगर करें तो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आते। हम अगर बयानात की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पीटीआई की जानिब से भी एमक्यूएम पाकिस्तान को 12 तनकीद का निशाना बनाया गया है। खा वो मेयर कराची की बात की जाए, कराची में बल्दियाती इदारों की बात की जाए, जिसकी भी बात करते हैं, आपस में ये दोनों पार्टीज चूंकि मैंडेट रखती हैं, कराची की नुमाइंदगी रखती हैं, लेकिन अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बयानात देखने में आते हैं। तो क्या ये हुब्बे अली में ये दोनों पार्टी साथ हैं या बुग़्ज़ मुआविया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद जब हमने असेंबली में हल्फ उठाया तो हमारी ज्वाइंट अपोजिशन कायम हुई।
जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PTI और GDA के अरकान शामिल हैं। जी। ये तकरीबन 65 हमारे MPs की तादाद है जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं। जी। असेंबली के अंदर क्योंकि हम तमाम लोग अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का हमारी हिकमत अमली, हमारी जो भी उस तरह से हिकमत अमली चल रही है वो मुश्तरका चल रही है, ज्वाइंट चल रही है। अब ये इसका बात है कि असेंबली से बाहर जाहिर सी बात है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक अलग पार्टी है, PTI एक अलग पार्टी है, GDA वो अलग एक अलायंस है, हमारे वोटर्स हैं, हमारी पॉलिसी अलग है। ज्वाइंट अपोजिशन का मकसद ये नहीं कि हमने अपनी पार्टी यहाँ पर खत्म कर दी है या PTI ने अपनी पार्टी का खत्म कर दी है, तो हम सारे अपने अपने मैनिफेस्टो के सामने रखते हुए जद्दोजहद कर रहे हैं। असेंबली के अंदर चूंकि हम अपोजिशन में हैं और हमें अवाम के मसाइल को असेंबली में भरपूर अंदाज में उठाना है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी को एक्सपोज करना है और उनको ये बावर कराना है कि चूंकि आपकी गवर्नमेंट है, ये जितने भी मसाइल हैं, जो वसाइल आपके पास हैं, उन वसाइल में से इन हैं। तो इसीलिए हम ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये 2 महीने से ये इजलास चल रहा है। इस इजलास के दौरान हमने हर इश्यू पे बात की, चाहे पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का या अस्पतालों का, या मुख्तलिफ वायरस चल रहे हैं, टाइफाइड के वायरस चल रहे हैं, सर में हलाकतों, जो भी इशू है, जितने भी मसाइल हैं, इस सूबा सिंध से मुताबिक हमने 7 जनवरी से लेकर आज तक इस पूरे 2 महीने के अंदर तमाम इश्यूज पर हमने डिस्कस किया। जो हमने करारदाद पेश की थी वो करारदाद इन तमाम इश्यूज का अहाता करने वाली करारदाद थी कि 2 महीने के अंदर जितने इश्यूज हमने असेंबली में उठाए, हुकूमत हमें उसका जवाब दे कि उस पर हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर हमने बात की। जैसे निमरा व तालिबा की शहादत हुई, उसके ऊपर आज पेशरफ नहीं हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के न्यू कराची के UC ऑफिस के ऊपर हमला हुआ, एक कारकुन हमारा शहीद हुआ, जख्मी हुआ, उसकी कोई पेशरफ नहीं। इसी तरीके से अली रजा आब्दी भाई की शहादत हुई, उनके हवाले से असेंबली में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। जितने भी मामला इन 2 महीनों में हमने असेंबली में पेश किए, किसी के हवाले से कोई पेशरफ नहीं है। शहर कराची हो, हैदराबाद, बेवफाक, हर इलाके के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। कराची का 50% इलाका सेवरेज के पानी में डूबा हुआ है। शहर कराची कचरे का जो ढेर बना हुआ था, आज भी ढेर बना हुआ है। तो ये तमाम इश्यूज जो हमने उठाए थे, आज हमने रेजोल्यूशन पेश की थी कि हमें इसका जवाब दो, लेकिन चूंकि स्पीकर वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वफादार हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वोटों से मुंतखब होकर स्पीकर बने हैं, तो लामहला उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वफादार को सामने रखते हुए हिकमत अमली तरतीब देनी होती है। तो सेशन में ये होता रहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग जब चाहते हैं रेजोल्यूशन लाते हैं, स्पीकर साहब उन्हें अलाउ करते हैं। अगर हम कभी कोई रेजोल्यूशन ले आए, आउट ऑफ टर्न लेकर आए, स्पीकर साहब से हम गुजारिश करें, लेकिन स्पीकर साहब का जो रवैया होता है वो बिल्कुल आमिराना, मुतकब्बिराना, डिक्टेटरशिप वाला होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। तो अब हमने ये फैसला कर लिया है कि अब हमने भी स्पीकर साहब का जो ये रवैया है, जो किरदार है, जो हम इनको इज्जत देते हैं हाउस के अंदर, अब वो इज्जत, वो मर्तबा मकाम हम नहीं देंगे। अपनी बातें जो हमें करनी है, जो मनवानी है, वो मनवाएंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बातों को बिल्डोज किया जाएगा, अपोजिशन के इश्यूज को बिल्डोज किया जाएगा, तो फिर हम असेंबली का बाइकआउट करेंगे, असेंबली को चलने नहीं देंगे और अपना इजलास असेंबली के बाहर लगाएंगे। ये बताइएगा मोहम्मद हुसैन साहब के कानून क्या कहता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास होनी चाहिए? मतलब अगर कानून में मौजूद है कि अपोजिशन का इस पे हक है, तो फिर इसमें लैतुलाली से क्यों काम लिया जा रहा है? देखिए, कानून इसमें साइलेंट है। कानून कहीं नहीं कहता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो। इसमें एक जो रियलिटी है, रियलिटी ये है क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हुकूमत के तमाम इदारों की
मॉनिटरिंग भी करती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करती है, यानी एहसास करती है हर डिपार्टमेंट को बुलाकर उनसे पूछगिछ करना, मालूमात करना, अगर उनके कोई करप्शन के चार्जेस हैं या करबा परवरी के हैं या अपने इख्तियार से ज्यादा वो तजावुज कर रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो हर इश्यू के ऊपर हर इदारे का अहाता करती है। तो इसलिए हमेशा अपोजिशन ये समझती है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के नीचे जो इदारे काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर उनकी अक्सरियत होगी, तो किस तरह पब्लिक अकाउंट्स, ऐसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस तरह अपने तमाम महकमों का अहाता करेगी, उनकी करप्शन को चेक करेगी, उनकी अकरबा परवरी को चेक करेगी, उनके गैर कानूनी इक़दाम पर कैसे वो हाथ उठाएगी। इसलिए हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पोजीशन का हो, ताकि अपोजिशन के सामने हुकूमत के तमाम इदारों की कारकर्दगी सामने आए। सर ये भी बता दीजिएगा सर कि मुख्तलिफ कमेटियों की मेंबरशिप और जो कमेटियां फॉर्म होती हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की बात की जाए, सर अभी तो बात ये हो रही है ना कि अपोजिशन को मिल नहीं रही, लेकिन इसमें पीटीआई में भी इख्तिलाफ है और यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, और जब ये कमेटियां जो हैं अपोजिशन को देने की बात आती है तो आपस में भी सर फिर डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे ना कि कौन सी कमेटी किसको मिलनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पे ज्यादा हक किसका है, ये प्रॉब्लम्स भी तो शुरू हो जाएंगे सर फिर। देखिए जो अपोजिशन पीटीआई के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, पीटीआई और जीडीए जी, हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को मिलती है और बाकी जितनी भी स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी उनके अंदर अगर अक्सरियत दी जाएगी तो फिर हम इन स्टैंडिंग कमेटियों में जाएंगे, वरना ये स्टैंडिंग कमेटियां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुबारक, हम एक मेंबरशिप भी नहीं लेंगे, हम किसी कमेटी का मेंबर भी नहीं बनेंगे। इस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं। सर ये मुझे बता दें कि अगर सिंध हुकूमत इस बात का फैसला करती है, कमेटियां हैं स्टैंडिंग कमेटियां, उनको भी इसी तरह चलाते रहे। जी मोहम्मद हुसैन साहब, मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अगर सिंध हुकूमत ये फैसला करती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाती है, तो कोई मुत्तफिका नाम इस वक्त उस पर फैसला किया गया है, कोई कंसेंसस डेवलप की गई है कि किसको चेयरमैन बनाया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? देखें ये तो यानी वक्त से पहले बात करने की है। जिस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये डिसाइड करेगी हमारे साथ मिलकर के हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं, तो हम चंद मिनटों के अंदर हम चंद मिनटों में ये तय कर लेंगे। हमारे दरमियान में काफी चीजों पर इत्तेफाक राय है, हम चंद मिनटों में तय कर लेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो सर ये चंद मिनट लगा के अभी क्यों नहीं फैसला कर लिया जाता कि नामजद किसको किया जाएगा, क्योंकि बाद में यही बहस तो होनी है। अपोजिशन भी इस पे ग्रुप बंदी का शिकार है, पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है, मतलब कोई अब तक बात इस पे नहीं की गई कि अगर सिंध हुकूमत कहती है कि ठीक है जी हम आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देते हैं, तो कोई नामजदगी है आप लोगों के पास, कंसेंसस डेवलप हुआ है कि किसको ये चेयरमैनशिप दी जाएगी, या ऐन वक्त पे ये झगड़ा उठेगा और उसके बाद फिर जो है ना वो तजाद राय शुरू होगी? देखें ये अभी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग तो है, अंडरस्टैंडिंग तो हमारे दरमियान है, लेकिन उसको हम वक्त से पहले इसको हम अफशा करना नहीं चाहते। जिस वक्त ये फैसला होगा हम तीनों पार्टियां बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी इंतशार के हम इसके ऊपर नाम जो हमने सोचा हुआ है उसको हम फिर डिस्क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का जो मसला है किस तरह हल होता है, और अगर हल हो भी जाता है और अपोजिशन के हाथ में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आती है, तो क्या वाकई जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से हम चंद मिनटों में ये फैसला कर लेंगे, क्या वाकई ये फैसला हो पाएगा या इस पर भी कोई बहस होगी? छोटा सा वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से, और आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की बहरिया ने जो है यानी बहरी अफवाज ने भारत की आबदोज़ का पता लगा लिया, जो कि पाकिस्तान की
बहरी हदूद के करीब पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान की बहरी हदूद में दाखिल होना चाहती थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि वार्निंग दी गई कि अगर मज़ीद पेशकदमी की गई तो फिर इस आबदोज को निशाना बनाया जाएगा। और अब मतलब एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी बहरी अफवाज ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तानी बहरिया जो है ना वो हर तरह से भारतीय जहरियत का जवाब देने का देने की जो सलाहियत है वो रखती है, मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल बाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बाकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी साहब क्या कहेंगे, ये मतलब पाकिस्तान का जो दिफा है नाकाबिल तस्खीर दिफा, अब ये बात साबित होती जा रही है, इसकी तस्दीक होती जा रही है। भारत को हर फ्रंट पे नाकामी का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी जो आबदोज है उसका भी सुराग लगा लिया गया और पाक बहरिया ने ख़ास तौर पे तंबीह की कि अगर इस आबदोज ने मज़ीद पेशकदमी की तो फिर इस आबदोज को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मलूज़ खातिर रखते हुए फिलहाल इस आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। क्या कहते हैं आप? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी की वॉर टैक्टिक्स की बात है या टैक्टिकल ऑप्शंस की बात है, इसमें कोई शक नहीं। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेस। हमारी ट्राई फोर्सेस जो हैं दुनिया में बेहतरीन फोर्सेस के तौर पे जानी जाती हैं। अब जो आपने पार्ट 2 ऑफ योर क्वेश्चन के जो आबदोज आई इंडिया की और उसको वार्न किया गया और वो उसने रिस्ट्रेन किया अपने एरिया के अंदर, यस हमारी बहरिया भी एक्टिव है, हवाइया फजाइया भी एक्टिव है और आर्मी भी एक्टिव है। ये तो वो सारी चीजें जिस सिचुएशन से हम इस वक्त इंडिया को कन्फ्रंट करते हुए गुजर रहे हैं, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड थैंक्स गॉड, अल्लाह के करम के बाद हमें फख्र है अपनी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। दोज आर ऑन दी टोज। लेकिन इस सबसे बढ़कर हमें बहरहाल हमारी पॉलिटिकल रजीम को और हमारे फॉरेन ऑफिस को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हुए उन्हें ऑन बोर्ड लेते हुए भारत को डायलॉग की टेबल पे लाना है, क्योंकि वार इज अ नो सोल्यूशन। जिस तरह के डीजी ISPR जनरल गफूर साहब ने कहा था कि जंग में किसी की हार जीत नहीं होती, इंसानियत हार जाती है। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। बीइंग अ सोल्जर, वेरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज विद फुल ऑफ विजडम। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें बहरहाल भारत को डायलॉग के टेबल पे लाना है। अगर हम दोनों अच्छे हमसाए बन जाएं, माजी की तलखियों को भूल जाएं और किसी तरीके से इन डायमेंशंस पे आ जाएं जिस डायमेंशन पे आज यूरोप है, फ्रांस और जर्मनी ने भी अपनी नस्लें गवा दी, मिलियंस ऑफ लोग गवा दिए। लेकिन अगर आज हम भी उसी एक्सपीरियंस को करने के बाद उस नतीजे पे पहुंचेंगे तो हमें कौन अक्लमंद कहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी बाकी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग PSL 4, जिसके आज यानी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आज एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। इसी हवाले से हम SSP ताहिर नूरानी से भी बात करना चाहेंगे और ये जानेंगे कि ये जो कहा गया है कि कैमरे जो है ना वो अपग्रेड हो गए हैं और किस तरीके से इस सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है या किस तरीके से ख़वातीन पुलिस एहलकारों को भी इसमें तैनात किया जाएगा। तकरीबन 800 के करीब ख़वातीन एहलकार होंगी जो कि तैनात होंगी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 की सिक्योरिटी पे। इसके अलावा 50 के करीब SPs को तैनात किया जाएगा। काफ़ी अहम एक जिसे कहना चाहिए इवेंट है और इसकी सिक्योरिटी जो है ना, यानी ये जो इनकाद है इन 8 मैचेस का, ये कहा जा रहा है कि दरअसल रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद है, जिसकी वजह से ये 8 मैचेस जो हैं ये कराची में इसको यानी मुनक़िद कराने के लिए कहा गया है या ये 8 मैचेस कराची में कराए जा रहे हैं। एक अच्छी बात ये देखने में आई है कि अब कराची में ही 8 मैचेस होंगे। ट्रैवलिंग नहीं होगी खिलाड़ियों की। पहले एक मैच कराची में होना था, उसके बाद 3 मैचेस लाहौर में होने थे, फिर
4 मैचेस मजीद कराची में होने थे, लेकिन अब खिलाड़ियों की भी आसानी है और कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र और जो फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा उसकी वजह से कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी और इसी वजह से अब ये तमाम मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद किए जाएंगे। देखना ये भी होगा कि कराची के नेशनल स्टेडियम में जो तैयारियाँ की जा रही हैं क्या वो खातिर ख्वाह हैं या नहीं हैं। जो छत लगाने का काम जारी था वो क्या इन मैचेस के इनेकाद से पहले मुकम्मल कर लिया जाता है या नहीं किया जाता। कुछ थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार नज़र आता है ये जो छत लगाने का काम किया जा रहा था। और अब अगर ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इवेंट है और एक बात ये समझ में नहीं आती कि नेशनल स्टेडियम में ही जब ये इवेंट होना था और काफ़ी पहले से पता था तो फिर भी जिस पेस से काम होना चाहिए था उस पेस से हमें काम नहीं नज़र आया है। बहरहाल अब हम बात करना चाहेंगे एसएसपी ताहिर नूरानी से और उनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए। अस्सलाम वालेकुम ताहिर नूरानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर नूरानी साहब क्या कहते हैं जी, क्या सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं और ये जो कहा गया है आज एडिशनल आईजी की जानिब से कि तकरीबन 50 के करीब एसपीज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे खास तौर पर नेशनल स्टेडियम की सिक्योरिटी पर। जी बिल्कुल, वाज़ेह तौर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें तमाम चीजें हमारे एडिशनल आईजी साहब ने बता दी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं दोहरा देता हूँ। जी मुझे ये बताइएगा कि तजर्बे के बाद जी ताहिर नूरानी साहब आप बोलिए। लास्ट ईयर के तजर्बे के बाद जब पिछले साल हमने जबरदस्त एक इवेंट करवाया था इसका PSL का, उसके बाद कल जब कराची को ये चीज नसीब हुई कि फाइनल और 2 फाइनल भी मिलेंगे तो इसको बाकायदा एक ऐसी SOP बनाई गई है जिसमें फुल प्रूफ भी होगी, एंजॉय भी होगा, लोगों को भी इजी वे मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को कवर करने के लिए ये नफरी हमारी लगी हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको बताया गया है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4-5 के करीब पार्किंग एरियाज हैं जिसमें VIPs के लिए अलग पार्किंग है, इस तरह मीडिया के लिए अलग है। तमाम आसपास की छतों को जो है कवर किया जाएगा, स्नाइपर्स उसमें लगाए जाएंगे, रूट्स पे पुलिस हमारी होगी, हर कट पे पुलिस होगी और जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं ऑफिशियल्स को और खिलाड़ियों को तो उसमें भी हमारी SSU की टीम भी उनको होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल लेके जाएगी। एक ट्रैक बाकायदा बंद किया जाएगा और जिसपे इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि इस दफा हम बड़े मुस्तैद हैं। हमारी स्पेशल ब्रांच की टीम SSU, इसके अलावा अलाइड एनफोर्समेंट में रेंजर्स भी हमारे साथ है। ये बता दीजिए कि ताहिर नूरानी साहब एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की कमी है। मुझे सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये तमाम सिक्योरिटी प्लान तो बनाया गया है, साथ में ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी प्लान में तब्दीली की जा सकती है और तब्दीली लास्ट मोमेंट पे यही होती है कि जो स्टेडियम है उसके अतराफ या टीम की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के हाथ में दे दी जाती है और पुलिस को आउटर कॉर्डन में कर दिया जाता है। कि इस दफा भी यही देखने में आएगा जिस वक्त मैच का इनेकाद किया जाएगा? यकीनन ये तो ऑलरेडी पहले भी तय हो चुका था कि इनर कॉर्डन की सिक्योरिटी रेंजर्स के पास ही होगी। ये पिछले साल भी थी, इस साल भी ये डिक्लेयर हो गया है। बाकी जो आउटर गार्डन है जिसमें रूट है, जिसके अंदर रूफ टॉप है और जिसमें पार्किंग है, ये तमाम चीजें पुलिस इंतजामिया मिलकर करेगी जी। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हमने पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम मुरतब किया है, जिसमें पिछले साल थोड़ा सा भी अगर रश बढ़ गया था गाड़ियों की वजह से स्टेडियम के आसपास तो उसको भी इस दफा बेहतर तरीके से लिफ्ट किया जाएगा और ये तमाम चीजों को क्लियर रखा जाएगा ताकि लोगों को, शाकीन को भी कोई तकलीफ ना हो सके। बहुत शुक्रिया ताहिर नूरानी साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि ये जो इन मैचेस का इनेकाद है कितना पीसफुल होता है, किस तरह सिक्योरिटी को हैंडल किया जाता है। एक मैच की सिक्योरिटी को हैंडल करना फिर आसान होता है, लेकिन 8 मैचेस हैं, फिर रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मिल के किसी जॉइंट एक्शन के साथ जब तक काम नहीं करेंगे, टीम वर्क जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं होगा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।